हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्या। हिंदी साहित्य के इतिहासकार हिंदी शब्द का प्रयोग दो शर्तों में करते हैं, जिससे इतिहास के प्रबुद्ध विद्यार्थी अनेक आंतियों में पड़ जाते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल और मध्ययुग का इतिहास लिखते समय वे राजस्थानी, मैथिली, व्रवधी और बनादी उत्तर, पूरे और मध्य भारत में प्रचलित लगभग 8-10 भाषाओं और बोलियों के प्राचीन साहित्य और श्रुति परंपरा से प्राप्त लोक काव्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देकर यह स्वीकार सा करते दिखते दे कि हिंदी किसी एक भाषा का नाम नहीं है, बल्कि शोरसेनो और अधमागधी भपन शो से 8वीं-10वीं शताब्दियों के बीच विकसित हुई जनपदीय भाषाओं के सम का नाम है। इनमें से कभी किसी भाषा या बोली का अधिक प्रसार रहा तो कभी कृषि का, फलतः साहित्य के सिंहासन पर कभी राजस्थानी तो कभी मैथिली, कभी अरवधी तो कभी ब्रज आरूढ़ रही। इस प्रकार इस विशाल क्षेत्र की विभिन्न आधुनिक भाषाओं के साहित्यों के इतिहास को एक ही पुस्तक में भावुकतापूर्वक संकलित कर देने से समग्र रूप में 8वीं-10वीं शताब्दी से द्विंदी में साहित्य निर्माण की धारा का अविच्छिन्न प्रवाह दिखाना सुगम हो जाता द्वे। किंतु जब वे आधुनिक या वर्तमान साहित्य पर कलम उठाते हैं तब उनकी भावुकता का केंद्र भी बदल जाता है। आधुनिक युग के आते ही ब्रज, अरवधी, मैथिली, राजस्थानी आदि भाषाओं में परंपरा से होती आई साहित्य निर्माण की तत्कालीन चेष्टाओं के प्रति वे सहसा असहिष्णु हो उठते हैं। खड़ी बोली में लिखे गए प्रत्येक इश्तिहार, दस्तावेज या आज्ञापन तक का वो वे संग्रह कर डालते हैं और राय रक्ति प्रयत्न का भी एक आशावादी की भावुकता से उल्लेख कर देते हैं, लेकिन इस विशाल भूभाग की अन्य भाषाओं और बोलियों में होने वाले साहित्यिक प्रयत्नों की नितांत उपेक्षा कर जाते हैं। आधुनिक काल के कतिपय बजजाशा कवियों की प्रतिभा और काव्य कृतित्व के कारण उन्हें यदि इतिहास में उनका उल्लेख करने के लिए विवश होना ही पड़ता है, तो वे उन्हें सामंत युग की एक मिट्टी हुई परंपरा के अवशेष चिन्हों के रूप में दिखाते हैं। शर्था वैसे रूढ़ी रीत्यादि कवियों के रूप में जो अपने रूढ़ संस्कारों के कारण आधुनिक युग की नई समस्याओं और नई विचारधाराओं से एकात्म होकर श्रपनी कविता के लिए खड़ी बोली का माध्यम चुनने में असमर्थ रहे। धीरे धीरे भारतेंदु काल और 19वीं शताब्दी को पार करके हम देसे ही 20वीं शताब्दी में पदार्पण करते हैं। समय की धारा के विपरीत चलने वाले ब्रजभाषा के कवियों का उल्लेख और भी विरल हो जाता है और विद्यार्थी के मन में खड़ी बोली का संस्कृत निष्ठ रूपी हिंदी भाषा का एकांत पर्याय बन जाता है। भावुकता की धारा अनकेले इस रूप को सींचने लगती है। हिंदी भाषा समूह की अन्य भाषाओं बोलियों में रचे जाने वाले एक वस्तुतः तथ्य यह है कि सबसे पहले ब्रज भाषा की कविता में ही आधुनिक समस्याओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई। बालकृष्ण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने ब्रजभाषा में ही 19वीं शताब्दी के चौथे चरण में कविता की, जिसमें राजमुक्ति, समाज सुधार और देश प्रेम आदि की नई समस्याएं व्यक्त हुई। सामयिक साहित्य का सुसंबद्ध विवरण इतिहास पुस्तकों में कोई स्थान नहीं पाता। कुछ लोग उनके कवियों को शिष्ट साहित्य की रचना करने वाले कवियों की पंक्ति से पीछे धकेलकर जन कवियों या ग्राम कवियों की श्रेणी में रखते हैं, किंतु इतिहास में उल्लेखनीय वे फिर भी नहीं समझे जाते। आज उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में जो अनुसंधान कार्य हो रहा है वह इस स्वीकृत परिपाटी के अनुसार ही। संक्षेप में, श्राधुनिक काल से पहले तक तो हम हिंदी भाषा समूह का इतिहास लिखते हैं, यद्यपि अलग अलग भाषा साहित्यों की विकासधारा का अलग अलग सुसंबद्ध विवरण तब भी नहीं देते, फिर भी उन सब की ज्ञात और प्राप्त कृतियों का उल्लेख समग्र भाव से हिंदी साहित्य की परंपरा में ही करते हैं। लेकिन आधुनिक काल आते ही हम राष्ट्रभाषा हिंदी खड़ी बोली का संस्कृत निष्ठ साहित्यिक रूप का इतिहास लिखने लगते हैं। पहले हमारी भावुकता हिंदी की परंपरा को दिगंतम और विशालतर दिखाने में व्यस्त होती है और हिंदी भाषा समूह की किसी भाषा या बोली को एक भी रचना को इस इतिहास परंपरा से विकलित करना बर्दाश्त नहीं करती, किंतु फिर खड़ी बोली के संस्कृत निष्ठ रूप में ही खड़ी बोली का फारसी निष्ठ उर्दू रूप भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, सीमित हो जाती है। आधुनिक काल आते ही हिंदी भाषा समूह की अन्य भाषाश्रों के प्रति सहसा हमारी श्रद्धा का पारा इतनी तेजी से नीचे उतरकर शून्य पर पहुंच जाता देखी हमारी भावुकता उनमें ब्रव साहित्य रचना के फुटकर प्रयत्नों तक का श्रीचित्य स्वीकार करने को राजी नहीं होती। जिन भाषाओं के साध्यम से भारतीय इतिहास के सद्य युग में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की चेतना प्रस्फुटित पतलवित हुई, जिन्होंने श्रपने साहित्यों हवारा समूची भारतीय संस्कृति के तत्वज्ञान, दर्शन, इतिहास, पुराण, विचार परंपरा और नैतिक सूल्यों को कलात्मक अभिव्यक्ति देकर अपने अपने भाषा क्षेत्रों में और सामान्य रूप से उत्तर भारत में स्नंजन सुलभ बनाया, उन्हीं भाषाओं को हमारे इतिहासकार श्रागुनिक थूप की राष्ट्रीय चेतना
नए विचारों, विज्ञान और समाजशास्त्र के तथ्यों और सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए सर्वथा अनुपयुक्त ठहरा देते हैं। इस विडंबना का यही अंत नहीं है। वे एक स्वेच्छाचारों तक पद्धति से, अथवा कहें अपने दच्छुवास मात्र से बजमाशा को, क्योंकि आधुनिक युग के आरंभ में ब्रजभाषा ही मुख्य रूप से साहित्य रचना की माध्यम थी, अन्यथा प्रत्युज रूप से इस विशाल भूखंड की अन्य सभी भाषाओं और बोलियों को सामंती दृष्टिकोण की प्रतिनिधि ठहराकर साहित्य रचना के लिए चर्चनीय घोषित कर देते हैं, और खड़ी बोली को, जिसमें सिद्ध काव्य, संत काव्य, वीर काव्य, भक्ति काव्य या रीति काव्य आदि की किसी भी प्राचीन परंपरा का नितानत अभाव था, और जिसमें 18वीं शताब्दी के अंत तक या कहें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एक खड़ी बोली की रेखता या फारसी निष्ठ शैली को हिंदी के इतिहासकार आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास से बहिष्कृत करते आए हैं। न वे उसे विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों में दो विभिन्न संस्कृतियों के संगम से विकसित हिंदी खड़ी बोली का अनिवार्य रूप ही मानते हैं, और न भारतीय ही। वे उसे कृत्रिम रूप से गढ़ी गई राजाश्रय की विलक्षिता में पली एक दरबारी शैली ही मानते हैं। इस पर हम संक्षेप में आगे विचार करेंगे। यहाँ केवल इतना ही स्मरणीय है कि खड़ी बोली की इस फारसी मिश्रित रेखता या उर्दू शैली में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से विकसित होने वाली दक्षिणी हिंदी की काव्य परंपरा के अतिरिक्त वली शिवली उल्लाह मृत्यु 1774 मीर मोहम्मद तकाई मीर 1706 ही शून्य हृदय खुवाजा मीर दर्द 1,71,51,783 60 नज़ीर वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी 1740 1830 शून्य जौ शेख मोहम्मद इब्राहिम जौ 1786 1854 गालिब मिग्यो असदुल्ला खां गालिब 1767 1866 मोमिन हकीम। साहित्यिक दृष्टि से उल्लेखनीय गद्य या पद्य की कोई मौलिक रचना नहीं मिलती, उसे आधुनिक चेतना की वाहक होने की एकांत सामर्थ्य रखने वाली भाषा मान लेते हैं। ब्रज तथा अन्य भाषाओं को गद्य के लिए स्वतः अनुपयुक्त और खड़ी बोली को गद्य के लिए की सहज उपयुक्त घोषित कर देते हैं। इतिहास लेखन की यह परंपरा अनैतिहासिक और स्वेच्छाचारी है। इसके पीछे ऐतिहासिक दृष्टिकोश का अभाव है। एक प्रकार से यह पद्धति ही एक संकीर्ण सामंती दृष्टिकोश का पोषण करती है, साहित्य के विद्यार्थियों में जनवादी दृष्टिकोश का विकास नहीं करती। जिस तक जाल का आश्रय लेकर हमारे इतिहासकार अपने दृष्टिकोश की इतनी असंगतियों को एक सूत्र में पिरोते हैं, वह अबोधिक और भावनाजन्य है, और हीन भावना और संकीर्णता को जन्म देता है। दुर्भाग्य से अब तक के हमारे सभो इतिहासकार श्रुतज्ञ भाव से इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपनाते रहे हैं। इसलिए हमारा संकेत किसी व्यक्ति मोहम्मद मोमिन खां मोमिन 1841 60 अमीर मुंशी अमीर अहमद अमीर मीनाए शौरी 81600 दाग नवाब मिर्जा खां दाग 1831-1604 आज़ाद शमसुल उलेमा मीलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1826 1610 हाजनी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली 1840-1616 अकबर सैयद अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी 1846 1621 60 आदि महाकवों भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले ही एक गौरवशाली काव्य परंपरा और परिमार्जित गद्य शैली का निर्माण कर चुके थे। उन्होंने 18वीं 19वीं शताब्दी की देशव्यापी उथल पुथल और नैतिक आध्यात्मिक जीवन में छाए वैषम्य, वेदना, अवसाद और संकट को व्यापक कलात्मक अभिव्यक्ति देकर नए मानव मूल्यों की सृष्टि की थी। आज भी इनमें से अनेक महाकवियों की गजलें लोकप्रिय हैं और विश्व साहित्य में अपना सानी नहीं रखतों विशेष की ओर नहीं है। एक आनक पर्याटी चल पड़ी है, जिसके प्रति पाठकों को सचेत करना हमारा कर्तव्य है। जिस समय प्रथम बार अधिकारी विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुसंधान किया, उससे बहुत पहले ही एक और हिंदी उर्दू की प्रतिद्वंदिता उम्र रूप धारण कर चुकी थी, तो दूसरी ओर ब्रजभाषा खड़ी बोली का विवाद भी चल पड़ा था। इन दोनों विवादों के पीछे राजनीतिक और एक सीमा तक सांस्कृतिक कारण थे, जिन्होंने साधारण की धारणाओं को परस्पर विरोधी दृष्टिकोण को संकीर्ण सांप्रदायिक सीमाशरों में केंद्रित कर दिया था। फलतः हमारे अध्यवसाय विद्वान इतिहासकारों के संस्कार भी इन प्रचलित धारणाओं से ही प्रभावित थे। लेकिन इतिहासकार एक वैज्ञानिक होता है, इतिहास की दृष्टि सामयिक और प्रचलित धारणाओं और मतदादों से ही परिचालित नहीं होती, बल्कि गत्यात्मक वास्तविकता की ऐतिहासिक गति और दिशा का उद्घाटन करने के लिए जो प्रत्यक्षतः दृश्यमान है उसके वास्तविक अथवा आंतरिक सत्य तक पहुंचने की चेष्टा करती है। तभी इतिहास मनुष्य के भावी विकास की दृष्टि से सार्थक बनता है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है।
नहीं तो विकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देकर हमारी दृष्टि परिधि को सीमित बना देता है। वह इतिहासकार ही क्या जो प्रचलित धारणाओं और मतवादों के बाह्य आवरण को चीरकर सत्य का उद्घाटन न कर सके, या स्वयं उन मतवादों का चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ाकर इतिहास को ही झुठला दे, या केवल इतिवृत्त का संग्रह करके छुट्टी पा ले। इतिवृत्त का संग्रह तो कोई परिश्रमशील विद्यार्थी भी कर सकता है। इसलिए यहाँ संक्षेप में इतिहास लेखन की प्रचलित परिपाटी में घुसाईयांतियों पर विचार करेंगे, ताकि हमारे साहित्य का इतिहास डन असंगतियों से मुक्त हो सके, जिनका हमने उल्लेख किया है। सबसे पहले, साहित्य के सिंहासन पर उत्तर मध्य सारथ की कभी इस तो कभी दस भाषा के आरूढ़ होने की बात सके, जिसका मनुष्य को विविध भाषाओं और साहित्यों के इतिहास से यत्किंचित परिचय भरी है। वह जानता है कि यह तको कितना अनैतिहासिक और यह सामंती परिकल्पना कितनी हास्योत्पादक है। क्या भाषाओं की तुलना राजवंशों से करना अभिप्रेत है? हम जानते हैं कि सामंत युग में दिल्ली के सिंहासन पर एक के बाद दूसरे राजवंशों का दखल हुआ। एक वंश परंपरा कुछ दिनों तक राज्य करने के बाद जब अपदुस्त कर दी गई, तो दूसरे वंश के राजाश्रों या सुल्तानों ने राज्य की बागडोर संभालनी। लेकिन मनुष्य की भाषा राजवंशों जैसा स्थिर तत्व नहीं है। हर भाषा को किसी न किसी जाति या भूखंड के मनुष्य ही बोलते हैं, इसलिए जब तक उसको बोलने वाले मनुष्यों का स्वतः वंश नाश नहीं हो जाता, तब तक वह भाषा मिट नहीं सकती। इसलिए कोई भी भाषा साहित्य रचना के लिए राज्याभिषेक या सिंहासनारूढ़ होने की अपेक्षा नहीं रखती। हमारे इतिहासकार और साहित्य के विद्यार्थी सभी जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदी समूह की कभी ये तो कभी वह भाषा साहित्य संज्ञान का एक साथ साध्यम रही हो। कोई व्यक्ति इन भाषाओं के 1200 वर्षों के इतिहास को निश्चित तारीखों के अनुसार खंड खंड बांटकर यह नहीं बता सकता कि अरमुक सन या संबत तक इस भाषा का प्रसार था और फिर उस दूसरी भाषा ने हिंदी प्रदेशों की जनता की समस्याओं, भावों और अनुभवों को व्यक्त करने का दायित्व संभाला। फिर भी इस कपोल कल्पना को तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इस क्षेत्र की अन्य भाषाओं और बोलियों के लोग खड़ी बोली हिंदी को साहित्य सिंहासन की एक मात्र उत्तराधिकारिणी साम ले। लेकिन अगर इस तकवाद को एक कण के लिए सही मान ले, तो भी खड़ो बोली हिंदी ही चिरकाल तक इस सिंहासन पर विराजमान रहेगी और राजस्थानी, बज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली आदि अन्य भाषाओं में से कोई इसे अपदस्थ करके स्वयं लिंगासनारूढ़ नहीं हो जाएगी। यह अंतिम रूप से कैसे कहा जा सकता है? क्या मनुष्य का इतिहास अपने विकास के अंतिम चरण में पहुंचकर परिवर्तन का नियम ही हुठला बैठा दे? क्या राजस्थान के लोग आज भी राजस्थानी नहीं बोलते? क्या ब्रजवासी अपनी मातृभाषा को छोड़ बैठे हैं, या बिहार की जनता मैथिली, भोजपुरी को भूल गई दे? यदि नहीं, यदि यह सत्य है कि इस क्षेत्र की विभिन्न भाषाओं के 99% बोलने वाले आज भी अपनी अपनी मातृभाषाओं को ही बोलते हैं, तो कल्लन उनमें कोई दूसरा चंद, सूर, तुलसी या विद्यापति पैदा होकर हमारे इतिहासकारों के इतने यत्न और अध्यवसाय से तैयार किए गोरख धंधे को छिलन मिन नहीं कर डालेगा? इसकी संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता है? किंतु इस संभावना से इनकार करने के लिए ही शायद इस दूसरे अवैज्ञानिक तक की सृष्टि हुई है कि अन्य भाषाएं गद्य रचना के लिए उपयुक्त हैं। वस्तुतः ही तक इन प्रदेशों के लोगों में अपनी मातृभाषाओं के प्रति हीन भावना पैदा करने में काफी सफल हुआ है। इन प्रदेशों के रहने वाले खड़ी बोली हिंदी में उच्चात्युत्तर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अपने सहज और सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपने घरों में अपनी मातृभाषाओं का ही प्रयोग करते हैं, और खड़ी बोली हिंदी में किसी विचार को सुंदर सुष्ठ शैली में व्यक्त करने के लिए उन्हें चाहे सिर के बाल नोच नोच कर उपयुक्त शब्दों को खोजना पड़ जाता हो, किंतु फिर भी इस बहुन प्रचारित धारणा के अनुसार वे सोचते यही है कि डंकी अपनी मातृभाषा गद्य की रचना के लिए अनुपयुक्त है। उसकी अभिव्यंजना शक्ति इतनी नहीं कि वह आधुनिक विज्ञान युग की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, या उसमें दचकोटि की कलात्मक उपन्यास, कहानी, नाटक अथवा आलोचना साहित्य की रचना हो सके। सत्य यह है कि 8वीं-10वीं शताब्दियों के बीच जब मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक दास के फलस्वरूप शतशः वर्षों से चली श्राती साहित्य की भाषा संस्कृत के बंधन ढीले पड़े, तो अपग्रशों का विकास स्थानीय परिस्थितियों और जातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार इस प्रकार हुआ कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के विभिन्न प्रदेशों की बोलियों और भाषाओं का आधुनिक रूप स्थिर हो चला। 11वीं-12वीं शताब्दी में मुसलमानों का शासन उत्तर
भारत और दिल्ली पर स्थापित हो जाने से जब भारतवासी एक नई सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आए तो कुछ उसके आघात से गति आकर तो कुछ अपने तत्कालीन हिंदू समाज के रूढ़ि बंधनों के विरुद्ध उत्पन्न हुई आंतरिक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया के कारण देश के जनजीवन में एक व्यापक हलचल और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर पैदा हो गई। कुछ शताब्दियों के अंदर इस लहर ने समस्त भारत को आप्लुत कर दिया, जिसके कारण अपनिवेशों से विकसित हुई विभिन्न प्रदेशों की मातृभाषाओं को अपना अपना विशिष्ट आधुनिक रूप स्थिर करने में सुगमता हुई। इस देशव्यापी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही ये परिणाम था कि विभिन्न प्रदेशों के कवियों ने अपनी मातृभाषाओं को काव्य और साहित्य का माध्यम बनाया। वीर काव्य, संत काव्य और भक्ति काव्य इसका प्रमाण है। ये प्रक्रिया कश्मीर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और असम तक बहुत कुछ एक ही समय चालू हुई। दक्षिण की द्राविड़ीय भाषाओं में साहित्य निर्माण की अविच्छिन्न परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी, अर्थात वहाँ साहित्य की भाषाएं मातृभाषाएं ही थीं। इस कारण वहाँ ऐसी भाषा संबंधी क्रांति नहीं हुई। सांस्कृतिक पुनर्जागरण केवल काव्य प्रवृत्तियों और विचारधाराओं के क्षेत्र में ही व्यक्त हुआ। तब से सभी जन भाषाओं में साहित्य निर्माण का क्रम जारी दे। केवल बाह्य राजनीतिक सांस्कृतिक कारणों से इस धारा का वेग चाहे कभी मंद पड़ गया हो, चाहे बाह्य प्रलोभनों के कारण अनेक प्रतिभासंपन्न कवियों ने राज्याश्रय या राज्य की ओर से मान्यता और सुविधाएं प्राप्त अन्य प्रदेश की भाषा में काव्य रचना की हो और अपनी मातृभाषा को संपन्न बनाने के लिए लेखनी न उठाए हो, किंतु फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा होना संभव ही नहीं है कि किसी भाषा में साहित्य सृजन की धारा एकज बंद हो गई हो। भाषा एक अविच्छिन्न धारा है। उनके बोलने वाले शिष्ट साहित्य के निर्माण की सुविधाओं से वंचित होकर और अपने लोक जीवन की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सही, परंतु साहित्य की रचना तो करते ही जाते हैं। इसलिए जब ब्रजभाषा का अधिक प्रचार था और विशेष हिंदू राजाओं के दरबारों में ब्रजभाषा में काव्य रचना करने वाले कवियों का ही आदर होता था, उस समय भी यह कहना गलत होगा कि राजस्थानी या मैथिली में वहाँ के कोई कवि लिखते ही नहीं रहे होंगे। और हम जानते हैं कि आज जब खड़ी बोली हिंदी को ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है और शिक्षण, प्रकाशन और प्रचार की सुविधाएं भी उसे ही प्राप्त हैं, इन सभी भाषाओं में स्थानीय रूप से काव्य रचना हो रही है। ये दिख है कि शिष्ट बुद्धिजीवी वर्ग के अधीर प्रतिभा संपन्न साहित्यकार बाह्य प्रलोभनों के कारण अपनी मातृभाषाओं में न लिखकर खड़ी बोली हिंदी की ओर खींचते हैं। देसी किसी समय वे अंग्रेजी की ओर खींचते थे, लेकिन उन भाषाओं में साहित्य निर्माण की धारा बंद नहीं हुई, न उसकी संभावना ही मिट गई। फिर भी साहित्य के इतिहासकार इसका उल्लेख नहीं करते। भाषाओं का विकास समान रूप से नहीं होता, देसी जातियों का विकास समान रूप से नहीं होता। देशकाल की परिस्थितियों और अपने ऐतिहासिक जीवन के विकास क्रम के अनुसार, जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां भी शामिल हैं, जातियां विकास करती हैं और मानव शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि मनुष्य की भाषाएं इस विकास क्रम को प्रतिबिंबित करती हैं, अर्थात भाषाओं के इतिहास के आधार पर उनको बोलने वाली जातियों के सांस्कृतिक विकास का सही अनुमान लगाया जा सकता है। हंसिए ये कहना मूर्खतापूर्ण है कि अमुक भाषा में अभिव्यंजना शक्ति की कमी है और अमुक में अभिव्यंजना शक्ति अधिक है। अधिक से अधिक कोई भाषा तस्काकन पिछड़ी हो सकती है, अर्थात अपने बोलने वालों की सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण आधुनिक विज्ञान और औद्योगिक समाज की विशिष्ट क्रियाओं, विचारधाराओं, भावनाओं या वस्तुओं को व्यक्त करने में अक्षम हो, लेकिन चिरकाल तक उसकी अभिव्यंजना शक्ति सीमित ही बनी रहेगी। ऐसा कहने का अर्थ हुआ कि उसे बोलने वाली जाति कभी विकास ही नहीं करेगी। इसलिए मानव शास्त्र जिस तरह मनुष्य जातियों में श्रेष्ठ अश्रेष्ठ या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानता, उसी तरह भाषा शास्त्र भी इस तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। कोई भाषा किसी से देठी नहीं दे, किसी भाषा में सूक्ष्मतर अभिव्यंजना की निसर्ग शक्ति नहीं होती। मनुष्य के कममे जीवन, पारस्परिक सहयोग, विचारों के आदान प्रदान और सांस्कृतिक विकास के साथ ही भाषा में अनिवार्यत अशिव्यंजना शक्ति का भी विकास होता जाता है। इसी तरह कोई भाषा निस्बतः गद्य साहित्य के लिए अनुपयुक्त नहीं होती। वस्तुतः इसका भी गलता ही सही है। हर भाषा के बोलने वाले अपने दैनिक जीवन में विचारों के आदान प्रदान के निमित्त भाषा के गद्य रूप का ही प्रयोग करते हैं, और जो भाषा बोली जाती है वह लिखी भी जा सकती है और उसमें शेक्सपियर और टॉल्स्टॉय की प्रतिमा के लेखक भी रचना करके कृतार्थ हो सकते हैं। ये ठीक है कि हमारे देश की परिस्थितियों की अनुकूलता पाकर आधुनिक थूक में खड़ी बोली हिंदी का सर्वतोमुखी विकास संभव हो गया, लेकिन राजस्थान, बिहार, अरवल तथा ब्रज के लोगों का सांस्कृतिक धरातल मेरठ, दिल्ली के निवासियों से इतना पिछड़ा नहीं है।
वस्तुतः बिल्कुल पिछड़ा नहीं दे जितना खड़ी बोली हिंदी के मुकाबले में उनकी भाषाएं अपने आधुनिक साहित्यों का विकास करने में पिछड़ गई हैं। कश्मीरी भाषा के संबंध में मैं स्वयं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अभी 5 साल पहले तक कश्मीरी में गद्य नहीं लिखा जाता था। यद्यपि राज्याश्रय और प्रकाशन की सुविधाश्रों से वंचित वहां के कवि 14वीं शताब्दी से ही कश्मीरी में काव्य रचना करते आए थे। लिए जब हमने कौमी कल्चरल कांग्रेस की ओर से कौनपोस्ट नाम की एक पत्रिका निकाली तो उसमें पहले कविताएं तो कश्मीरी की हरपी, लेकिन निबंध कहानियां वहां की राष्ट्रभाषा से ही छापनी पड़ी। मेरे सुझाव पर कुछ लेखकों ने कश्मीरी में कहानी, नाटक और निबंध लिखे जो सुष्ठु गद्य और टेक्निक की दृष्टि से उद की रचनाओं से श्रेष्ठ ही बन पड़े, क्योंकि अपनी मातृभाषा में उन लेखकों की प्रतिभा को साहित्यिक अभिव्यक्ति का सहज माध्यम मिल गया। उन्हें स्वयं अपनी सफलता पर आश्चर्य हुआ। श्रोर एक बार जो संकोच टूटा तो उनके उत्साह की सीसा नहीं रही। उन्हें यदि अनुकूल अवसर और सुविधाएं मिली तो कौन जाने कुछ ही दिनों में हम गुजराती, मराठी, तमिल या बंगला के उपन्यासों और नाटकों की तरह कश्मीरी उपन्यासों और नाटकों का भी गए से उल्लेख करने के लिए बाध्य न हो जाएं। इसलिए खड़ी बोली हिंदी की तुलना में इन भाषाओं की अभिव्यंजना शक्ति चयन हो या उनमें अधुनातन शैली का गद्य साहित्य न रचा जा सकता हो, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनको बोलने वालों के विचार और अनुभूति का स्तर श्रुपेतक्षतया नीचा नहीं है। अनुकूल अवसर, शिक्षण और प्रकाशन के साधन और सुविधाएं पाकर ये सभी भाषाएं आधुनिक गद्य साहित्य का विकास करने में शायद 1-2 पीढ़ियां भी नहीं लगाएंगी। हमारे इतिहासकार अपने पक्षपातपूर्ण और पूर्वश्रेही दृष्टिकोण के कारण इन संभावनाओं को अनदेखा करते रहे हैं। इतिहास संबंधी इन आलंतियों का इंद्रजाल टूटते ही प्रश्न उठता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से शुरू हो, उसका विस्तार कहाँ भारतावनाद तक हो, अर्थात क्या उसमें प्रचलित परिपाटी के अनुसार खड़ी बोली हिंदी से उत्तरोत्तर मध्य भारत की अन्य भाषाओं का इतिहास भी सम्मिलित किया जाए या नहीं, यदि किया जाए तो किस रूप में, यदि न किया जाए तो चंद, कबीर, जायसी, विद्यापति, सूर, तुलसी, मीरा, केशव भूषण, मतिराम, बिहारी, देव, पद्माकर, घनानंद, रत्नाकर आदि के बिना हिंदी साहित्य का इतिहास क्या नगण्य नहीं रह जाएगा। सौभाग्य से इस कल्पित नगण्यता का भय हमें आक्रांत नहीं करता। हम जानते हैं कि राष्ट्रभाषा पद की प्रतिद्वंदिता में उर्दू के मुकाबले में खड़ी बोली हिंदी का दावा मंजूर कराने के लिए उसकी प्राचीनता और व्यापकता प्रमाणित करने के दतु ही अनेक प्रवादों का जन्म हुआ था, जिन्होंने अर्थतोगत व हमारी इतिहास दृष्टि तक को संकीर्ण बना दिया। लेकिन हमें वकालत का ये तरीका प्रारंभ से ही सांप्रदायिक लगता रहा है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि हिंदी खड़ी बोली किसी जन बल पर राष्ट्रभाषा नहीं बनी, बल्कि ऐतिहासिक 0.55 1 हिंदी खड़ी बोली कुरु जनपद मेरठ दिल्ली को मातृभाषा है। उसके बोलने वालों की संख्या ब्रज, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी या मैथिली से कम ही है और लगभग उर्दू बोलने वालों के बराबर है। दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, बनारस, कलकत्ता, बम्बई, नागपुर, जबलपुर, हैदराबाद, दक्षिण आदि हिंदी के केंद्र रहे हैं, तो उर्दू के भी, क्योंकि मुसलमानों के शासनकाल में था मुगल साम्राज्य के विघटन के समय जो व्यापारी या कर्मचारी वर्ग इन केंद्रों में जाकर बस गया था, उसके साथ खड़ी बोली प्रारंभ में उद्री का इन नगरों में प्रसार हुआ। लेकिन इन केंद्र की ओर उनके ग्राम क्षेत्र की बहुसंख्यक जनता अपनी प्राचीन मातृभाषाएं ही बोलती रही। सहयोग और दिल्ली के आसपास की भाषा होने के कारण ही खड़ी बोली के स्थान पर नेवारी, असमिया, पहाड़ी या मलयाली दिल्ली की परंपरागत भाषा होती तो ऐतिहासिक सहयोग से वही राष्ट्रभाषा बनती। खड़ी बोली की फारसी निष्ठ उर्दू क्षेत्रीय राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, क्योंकि पहले तो सुगल्ला साम्राज्य का अंत होते ही ऐतिहासिक सहयोग उसके पक्ष में नहीं रहा और दूसरे भारत की प्राचीन ऐतिहासिक परंपराश्रों के साथ इस शैली का अंतरंग संबंध नहीं बन पाया। जनसा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी का है। और अब चूंकि हिंदी उर्दू का विवाद कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि देश ने खड़ी बोली हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया है, इसलिए नगण्यता का भय इतिहासकारों को तो कम से कम त्याग ही देना चाहिए, तभी वे इतिहास का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन प्रशयन कर सकेंगे। व्यवहारिक दृष्टि से भी खड़ी बोली हिंदी का साहित्य ही राष्ट्रभाषा हिंदी का साहित्य है, क्योंकि हिंदी का ये रूप ही भारतीय संविधान में स्वीकृत है। राजस्थानी, मैथिली, ब्रज या अवधी का रूप राष्ट्रभाषा का नहीं है। इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी का साहित्य जितना कुछ समृद्ध था नगण्य है, वो उतना ही दे जितना खड़ी बोली हिंदी का साहित्य है।
राष्ट्रभाषा हिंदी की समृद्धि और विकास की संभावनाएं खड़ी बोली हिंदी के साहित्य की समृद्धि और विकास पर ही अवलंबित है। इसलिए हमारी दृष्टि में हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल खड़ी बोली में रचा गया हिंदी साहित्य ही परिगणित होना चाहिए, हिंदी भाषा समूह की अन्य भाषाओं का साहित्य नहीं। किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारा विचार देखिए अरब इतिहास लेखन और अनुसंधान की त्रिविध परिपाटी का सूत्रपात होना चाहिए। हिंदी भाषा समूह के लगभग सभी क्षेत्रों में अब विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। कतिपय विद्यार्थियों ने अपने अपने क्षेत्रों की मात्र भाषाओं और बोलियों के साहित्य और इतिहास में अनुसंधान कार्य भी किया है, लेकिन मुख्यतः इन विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग खड़ी बोली हिंदी की दृष्टि से ही इस प्रकार के अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देते हैं। अधिकतर लोकगीतों और ललोक वार्ताओं आदि की खोज और संग्रह तक ही इन प्रयत्नों की जापती है। इन भाषाओं में आज भी काव्य रचना हो रही है और गद्य साहित्य के निर्माण की संभावना भी पैदा की जा सकती है। इस दिशा में इन विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग कोई प्रयत्न नहीं करते। फलतः आधुनिक युग के अनेक कवियों का नामोल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं होता। लेकिन ये सतत भाषाएं नहीं हैं, और जिन भाषा साथियों के खून पसीने की कसाई पर इन विश्वविद्यालयों और उनके हिंदी विभागों को चलाया जाता है, उनका कर्तव्य है कि थे हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ अपने अपने क्षेत्रों की मातृभाषाओं पर भो विशेष रूप से ध्यान दे और उनके साहित्यों के इतिहास की विस्तृत खोजबीन कराए। यदि हिंदी विभाग इसके लिए पर्याप्त न हो तो अपने अपने क्षेत्र की जनपदीय भाषाओं के अलग विभाग खोलने में विश्वविद्यालयों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे आगरा और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों में अजभाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में अवधी विभाग आदि अनुसंधान करने वाले विद्यार्थी के सामने विकल्प होना चाहिए कि वह चाहे तो अपनी भाषा के इतिहास की थीसिस शुद्ध मातृभाषा गद्य में लिखे या खड़ी बोली हिंदी में। इन भाषागत इतिहासों में अपभ्रंश काल से लेकर आज तक की लिखित अथवा श्रुति परंपरा से भाव साहित्य का संग्रह, उसकी प्रवृत्तियों का विकास क्रम श्रोर विवेचन, कालक्रम से उनमें साहित्य रचना के व्यापक प्रसार और हास का संपूर्ण लेखा जोखा होना चाहिए, ताकि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह जाना जा सके कि किसी भाषा में किन अंतर्वाहम परिस्थितियों के अनुकूल अथवा प्रतिकूल संगठन के कारण साहित्य निर्माण की धारा कभी वेग से फूट पड़ी तो कभी सूखकर मंद पड़ गई, और अब उनमें आधुनिक साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन कैसे दिया जा सकता है। इस प्रकार जब उत्तर सध्या भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों के सुसंबद्ध इतिहासों का अनुसंधान और प्रणयन हो जाएगा, उस समय हम देखेंगे कि किसी भाषा भाषी को अपमानित और लज्जित होने का अवसर नहीं रहेगा। वीर काव्य, संत काव्य, भक्ति काव्य, रीति काव्य या आधुनिक युग में साहित्य की मुख्य धारा से बहिष्कृत मातृभाषाओं के असंख्य कवि अपनी अपनी भाषा साहित्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान पाएंगे और उनमें अपनी भाषाओं को उन्नत और विकसित करने की प्रेरणा जगेगी। तुलसीदास तब हिंदू साहित्य के इतिहास में न हो, श्रवधी साहित्य के इतिहास में अपने सजातियों के साथ स्थान आहन करेंगे। इससे उनकी विश्ववन्य महत्ता को श्रोच नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी महान रचनाकार को स्वीकृति पाने के लिए जनसंख्या बल को अपेक्षा नहीं होती। मात्र 15 लाख लोगों की काश्मीरी भाषा का कोई कवि या लेखक भी शेक्सपियर की तरह सार्वभौमिक और सर्वकालिक महत्ता प्राप्त कर सकता है, यदि उसमें शेक्सपियर जितनी प्रतिभा हो। इस व्यापक अनुसंधान कार्य के बाद इन सब भाषा साहित्यों के स्वतंत्र इतिहासों के आधार पर ही एक ऐसे बृहद इतिहास की कल्पना की जा सकती है जो खड़ो बोली के हिंदी उद्धृत दोनों साहित्यों के साथ साथ उत्तर मध्य भारत की इन सब भाषाओं के साहित्यों का सम्मिलित इतिहास हो, जिसमें हर शाखा की देन को समान भाव से स्वीकार किया गया हो। व्यापक राष्ट्रीय भर सांस्कृतिक दृष्टि से ऐसे बृहद इतिहास की अनिवार्यता सदा ही बनी रहेगी, क्योंकि इन सभी भाषाओं ने मिलकर उत्तर मध्य भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय चेतना के विकास में योग दिया है, जिसके कारण इस विशाल भूखंड के जनसाधारण अपनी अपनी विशिष्ट जातीय परंपराओं के साथ ही एक जातीयता का भी उतने ही प्रबल रूप से अनुभव करते हैं। उसको भी इस बृहद हिंदी भाषा समूह के इतिहास में सम्मिलित करना होगा। अर्जुन, क्योंकि उर्दू भी इस क्षेत्र की अंडस्को एक भारतीय भाषा ही है और उत्तर भारत ही नहीं बल्कि समझे भारत के राष्ट्रीय जागरण में उसका योगदान किसी अन्य भाषा से कम नहीं है। इस प्रकार इन त्रिविध धाराओं में बैठकर ही हिंदी और हिंदी भाषा समूह के साहित्यों का वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास लिखा जा सकता है, जो इतिहास लेखन की पुरानी परिपाटी की असंगतियों, संकीर्णताओं और आंतियों से मुक्त हो। निष्कर्ष पर पहुंचने का अर्थ यह है कि हिंदी भाषा समूह की किसी एक या 4-5 भाषाओं का साहित्य चाहे 1000, 1200 या 800 वर्ष पुराना हो, लेकिन हिंदी साहित्य अभी लगभग 80-100 वर्ष पुराना ही है।
इसका यह अर्थ नहीं कि हिंदी भाषा खड़ी बोली भी 100 वर्ष पुरानी है, वह तो निश्चय ही उतनी ही पुरानी है जितनी हिंदी भाषा समूह की अन्य भाषाएं। लेकिन ऐतिहासिक संयोग ने देसे हिंदी को 100-150 वर्षों में ही श्राद्धुनिक साहित्य का विकास करने और राष्ट्रभाषा पद प्राप्त करने में सहायता दी। उसी तरह 10वीं-11वीं शताब्दी में दिल्ली में मुसलमानों का केंद्रीय शासन स्थापित हो जाने से ऐतिहासिक संयोग खड़ी बोली के विपरीत पड़ा और उसका विकास अन्य भाषाओं की तरह स्वाभाविक सार्थ से न होकर 4-5 शताब्दियों तक अवरुद्ध रहा और फिर एकता या उदय मूला के रूप से बाह्य प्रभावों को ग्रहण करके चला और अंत में मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही एक अलग धारा के रूप में फूटकर अपनी प्राचीन जातीय संस्कृति के स्वाभाविक साख को पकड़ सका। इसके लिए किसी को दोषी ठहराना व्यर्थ है। हमारे राष्ट्रीय इतिहास को ऐसे टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे मार्गों से अनिवार्यतः गुजरना पड़ा है। इसलिए अनुसंधानकर्ता विद्यार्थियों को ये स्वीकार करने में हीनता का अनुभव नहीं करना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास केवल एक शताब्दी का ही इतिहास है। कबीर और अमीर खसरो की रचनाओं में खड़ी बोली के यत्र तत्र प्रयोगों की खोज करने का प्रयत्न निरर्थक है, क्योंकि उनके आधार पर खड़ी बोली हिंदी के साहित्य की किसी प्राचीन परंपरा को प्रमाणित कर लेना असंभव है। अधिक से अधिक उनसे खड़ी बोली के प्राचीन अस्तित्व का ही पता चलता है। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी से पहले खड़ी बोली हिंदी गद्य में जो फुटकर रचनाएं या अनुवाद मिलते हैं, या फोर्ट विलियम कॉलेज में और सिरामपुर के पादरियों द्वारा जो संस्कृत ग्रंथों और इंजील आदि के अनुवाद किए गए, उन्हें हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के अंतर्गत ही रख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में किसी भाषा के साहित्य का इतिहास तो मौलिक साहित्य सूजन की परंपरा से ही शुरू होता है। इस दृष्टि से देखें तो समूचे हिंदी खड़ी बोली साहित्य का इतिहास भी तक एक शताब्दी मौलिक प्रहसन वेद की हिंसा न भवती सनु 1873 में प्रकाशित हुआ था, आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व। इसलिए हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शीर्षक से हम जो कुछ लिख रहे हैं वह श्राद्धुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, समूचे हिंदी खड़ी बोली साहित्य का इतिहास है। आधुनिक शब्द इस प्रसंग में भ्रम उत्पन्न कर सकता है कि संभवतः इस आधुनिक के पूर्व भी कुछ था। अंग्रेजी, फ्रेंच, तमिल, बेंगला, राजस्थानी, ब्रज, मैथिली, झवधी आदि विविध भाषाओं के आधुनिक साहित्यों की चर्चा तो की जा सकती है कि दी जाती है, लेकिन इस अर्थ में आधुनिक हिंदी साहित्य की चर्चा करना असंगत है। साहित्य के रूप में हिंदी साहित्य सारा का सारा श्राद्धुनिक ही देख हमारे राष्ट्रीय जागरण के युग की पैदावार है। इतनी छोटी काल अवधि में ही यह साहित्य इतनी सर्वोगीन उन्नति कर गया, ये गौरव और गर्व की बात है। रोहतक शिवदान सिंह चौहान 1/619094। और हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका भाषा शास्त्रियों का अनुमान है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की आर्य भाषाओं